नमस्कार। अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हमारा अध्याय 2 है। पहला अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजा, किसान और नगर। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म है, राजा है, किसान है और नगर है, यानी कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की इसमें हम बातें करेंगे। ठीक है, तो हमारा आरंभिक राज्य कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इसका हम पूरा अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। बच्चों, हमारे 4 वेद हैं। तो जो हमारी सिंधु नदी है और इसकी जो उपनदियां हैं उनके किनारे पर जो हमारा ऋग्वेद है और जो हमारे बचे हुए वेद हैं उन सब का लेखन यहीं पर हुआ है। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। बच्चों, बताना चाहेंगे जो हमारा महाजनपद काल है तो लगभग 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। तो उसी के टाइम में नए धर्म स्टार्ट होते हैं। लगभग 62 नए धर्म स्टार्ट होते हैं, जिनमें मुख्यतः जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। तो उन सब की हम बात करते हुए अब बच्चों ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके सामने आए, यानी कि महापाषाण नाम के ख्यात पत्थर बड़े बड़े मिले हैं। ये बच्चों बताना चाहेंगे कि जो अंत्येष्टि होती थी मरने के बाद में शव की, बॉडी की, तो उसके भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग होती थी। जैसे हम बलूचिस्तान की, कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ गढ़ता आवास है। ठीक है, यानी कि गड्ढे बनाते थे, गड्ढे खोदने के बाद में शव को दफनाते थे। कहीं शव को जलाने के बाद में जो उसकी हड्डियां वगैरह बचती थी तो उन सबको घड़े में बंद करके दफनाते थे। तो अलग अलग तरीके हैं। और उनकी जीवन यापन की जो वस्तुएं हैं, जैसे मानो पशु हैं या लोहे के उपकरण हैं या और जो विभिन्न वस्तुएं हैं जो मानव इस्तेमाल करता था, वो उसके साथ दफनाते थे। उनकी ऐसी कल्पना थी कि मरने के बाद में इन सब वस्तुओं का आने वाले जीवन में वो उपयोग करेगा। मरने के बाद का जो जीवन स्टार्ट होगा उसमें वो उसका उपयोग करेगा। तो अंत्येष्टि स्थल की जो कब्र है उसकी बनावट के आधार पर विभिन्न तरीके हैं। दक्षिण भारत में महापाषाण है, यानी कि शव को दफनाने के बाद में उसकी पहचान के लिए उसके चारों ओर जो बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे और ऊपर से पत्थर कवर कर देते थे। तो कहीं आयताकार कब्र है, कहीं गोल कब्र है, कहीं और जला शव घड़े में बंद करके दफनाते हैं। दक्षिण भारत की हम बात करते हैं तो वहाँ महापाषाण कब्रें हैं। ठीक है, यानी कि दफनाने के बाद में उसकी पहचान के लिए बड़े बड़े पत्थर लगाते थे, तो उन्हें महापाषाण कब्र बोलते हैं। और दूसरा शव को दफनाने का डायरेक्शन है, यानी कि जो बॉडी है जिसका अंतिम संस्कार होना है तो उसका फेस किधर रहेगा, पैर किधर रहेंगे, तो वह भी डायरेक्शन अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग थी। अच्छा जी, कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया है, यानी कि जो लोहे के उपकरण हैं और हथियार हैं उनको भी दफनाया।
और जो है जानवरों को और उसके जो है जो डेली इस्तेमाल की जो चीजें हैं उनको भी दफनाया जाता था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों, रजवाड़ों का विकास है। ठीक है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, तो यहाँ जो है परिवर्तन जो है नए नए होते हैं, एक क्रांतिकारी परिवर्तन स्टार्ट होता है। आप हड़प्पा काल पढ़ चुके हैं, उसके बाद में जो है वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है। अब वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो है जो राजा है तो उसमें स्थायी नौकरशाही नहीं है और सेना जो है वो भी स्थायी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो सेना, राजा जो है सेना रखेगा और जो नौकरशाही है वो स्थायी नौकरशाही जो है रखेगा। ठीक है, उसके खर्चे के इस्तेमाल के लिए वो क्या करेगा, जो है टैक्स का कलेक्शन करेगा। ठीक है, टैक्स उसके अधिकारी जो है इकट्ठा करेंगे। तो अब जो इसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होगा, तो उनकी जो है राजधानी भी मानो लगभग किसी के 2 शहर हैं, किसी के 3 शहर है, किसी का 1 शहर है। तो राजधानी नगर भी जो है का विकास हो रहा है बहुत बड़े स्तर पर, व्यापारिक नगरों का विकास हो रहा है और जो है एजुकेशनल शहरों का विकास हो रहा है। तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो है यहाँ से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से स्टार्ट हो जाता है और जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, एक क्रांतिकारी धर्म स्टार्ट होते हैं। तो पूरा मतलब जो है सिस्टम जो है यहाँ से चेंज होता है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। ठीक है, नए नगरों का जो है उदय होता है। अब कुछ नगर व्यापारिक नगर हैं, कुछ नगर राजधानी नगर हैं, कुछ नगर जो है उप राजधानी हैं, कुछ एजुकेशनल हैं। तो इस तरीके से जो है कुछ धार्मिक, मतलब जो है धार्मिक आधार पर उभर रहे शहर हैं। तो अलग अलग उससे जो है नगरों का विकास हो रहा है। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों, चित्रों आदि विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। किस किस चीज का अध्ययन करते हैं बच्चों? अभिलेखों का, जो हमारे ग्रंथ हैं उनका, सिक्के हैं और जो है चित्र हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। एक अभिलेख सांची, मध्य प्रदेश, लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, ये जो है इसमें पूरा ये जो है जो अशोक महान है उनका ये अभिलेख है। ठीक है, ये अभिलेख जो है सांची में, जो मध्य प्रदेश में है, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, उसको प्राप्त हुआ है। अब जो अशोक महान है ये पहले ऐसे राजा है हिंदुस्तान के जो अपने जो है जो अपने प्रशासन के जो मतलब बात पहुंचानी है जनता से, डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट करेंगे, तो अपने अभिलेख जो है खुदवाएंगे और भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह उसको जो है गढ़वा देंगे। तो ये जो स्तंभ लेख हैं, ये व्रत स्तंभ लेख हैं, छोटे स्तंभ लेख हैं, व्रत शिला लेख हैं, छोटे शिला लेख हैं और जो है सेपरेट अभिलेख हैं। 5 तरह के अभिलेख हैं। उसमें उनकी जो स्क्रिप्ट है यानी कि जो लिपि है वो भी अलग अलग है बच्चों। जैसे जो पश्चिमी उपमहाद्वीप है का हिस्सा है भारत का, वहां पे वो जो है अरेमाइक और जो है खरोष्टी लिपि का यूज करेंगे और जो बाकी हिस्सा है उसमें जो है वो जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों हम प्रिंसिप और पियदस्सी। तो पियदस्सी जो अशोक महान है उनका एक नाम है ये। वो प्रिंसिप ये एक अंग्रेज अधिकारी हैं जो 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में जॉब करने के लिए आते हैं और वो जो है जो हमारे भारतीय राजा हैं अशोक महान राजा, उनके जो अभिलेख हैं उनको पढ़ने में जो है ये सफलता प्राप्त करते हैं। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसिप, क्या नाम है इनका, जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का मीनिंग निकाल लिया। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसिप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर पियदस्सी, अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर पियदस्सी यानी कि क्या मतलब है इसका, मनोहर मुखाकीर्ति वाला राजा। क्या मीनिंग है इसका,
मनोहर, ठीक है, मनोहर मुखाकीर्ति, यानी कि जिसका मुख जो है मनोहर आकृति वाला राजा है, ठीक है, पियदस्सी। अब इसमें कुछ अभिलेखों पर राजा का, बच्चों एक क्रम आया है, इसको देख लेते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ये कक्षा 6 की में भी ये क्रम आपको दी गई है, आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में। अभिलेखों का अध्ययन क्या बोलते हैं? अभिलेख शास्त्र। नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस सोच से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक क्षेत्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इसमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। बच्चों यहाँ पर अभिलेख का मीनिंग दिया गया है, पहले इसको इस टर्म को देख लेते हैं। बच्चों हमारे चैनल का नाम जो है अमरीन पाठशाला है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ठीक है। हाँ, अभिलेख, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु और मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं, ठीक है। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। स्थायी प्रमाण क्या है कि बहुत अधिक दिनों तक जो है वो इन पर जो लेखन है वो रहता है। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में जो अक्षर आ, देखो इस तरीके से उसका चिन्ह है, ये लिखा जा रहा था, और 500 ईस्वी में यह आ इस तरीके से लिखा जाता था। देखो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों दो चीज होती है। एक होती है भाषा। भाषा कहते हैं बच्चों जो हम बोलते हैं, यानी कि जो ध्वनि है, और भाषा को जो है हम लिखित में लिखते हैं, तो उसे हम जो उसमें लिखते हैं उसे बोलते हैं स्क्रिप्ट, यानी कि लिपि। यानी कि उनको जो है हम जो है उनका हम चित्रंकन करते हैं। जो हमने मुंह से बोला है, जो ध्वनि निकली है, उसे भाषा कहते हैं बच्चों। जो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये भाषा है। और जो भाषा जो लिखी जाती है, जो उसका जो चित्र बनता है, उसे स्क्रिप्ट को जो है हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, यानी कि चिन्ह बोलते हैं। ये जो है इस तरीके से देखो 250 ईसा पूर्व में जो आ अक्षर है वो इस तरीके से है, और 500 ईस्वी में वो जो है इस तरीके से है। यानी कि 750 सालों के अंतर में इसकी बनावट लगभग जो है इस तरीके से आ गई। इसके आधार पर जो हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं या इतिहासकार हैं वो पहचान कर लेते हैं कि जो ये लिपि है ये जो है मतलब किस टाइम की है, अक्षरों की बनावट के आधार पर। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषा होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत लिखे गए हैं। क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं, आपको यह तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे। क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं, यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन उनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। यानी कि कोई कुल है, कोई जनजाति है, कोई कबीला है, वे जो है किसी ऐसे भूखंड पर, किसी ऐसे क्षेत्र में जो बस जाते हैं, उसे हम जनपद बोलेंगे। ठीक है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। अब बच्चों यही जो है जनपद आने वाले टाइम में महाजनपद हो जाएंगे। यानी कि इनका जो भूखंड है, जो इनका क्षेत्र और रीजन है, वो जो है बड़े लेवल पे विस्तृत हो जाएगा, चारों ओर को ये फैल जाएंगे, जनसंख्या भी बढ़ जाएगी, तो ये जो है महाजनपद हो जाएंगे। और महाजनपद पर जो है एक शासन प्रणाली के अंतर्गत राजा जो है
इन पे शासन करेगा, उसकी स्थायी सेना होगी, उसकी स्थायी नौकरशाही होगी, वो जो है टैक्स का कलेक्शन करेगा। तो ये सब बातें जो है होंगी, उसे हम जो है महाजनपद बोलेंगे। तो ऐसे जो महाजनपद हैं वो मेन मुख्य लगभग जो है 16 हैं, ठीक है। उनमें भी बाद में जो है 5-6 जो है बहुत शक्तिशाली हैं। उन 5-6 को फतेह करते हुए लास्ट में मगध, जो हमारा आधुनिक बिहार में है, ठीक है, जो हमारी गंगा की इसकी सहायक नदी है गंगा की, सोन, ठीक है, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से आती है, तो उसका जो क्षेत्र रीजन है पूरा जो है मगध राज्य कहलाता है। तो वो सबको जो है सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली हो जाएगा और सबको जो है फतेह कर लेगा। अब प्रारंभिक राज्य, तो 16 महाजनपद आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्राय राज्य और नगरों लोहे के बढ़ते प्रयोग, सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। देखो बच्चों, ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है, तो उसकी पहचान किस चीज से हो रही है? आरंभिक राज्य बनने हैं, समझ रहे बच्चों? जैसे 16 महाजनपद बनेंगे और नगरों का विकास हो रहा है। नंबर 3 पॉइंट क्या है? लोहे के का जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है प्रयोग होगा। लोहे के उपकरण, लोहे के बर्तन और जो है हमारी रोजमर्रा की इस्तेमाल के लिए होने वाली वस्तुएं लोहे की बनेंगी। और कृषि के उपकरण जो क्रांतिकारी परिवर्तन ला देंगे, जंगलों को साफ करके कृषि क्षेत्र का जो है बढ़ावा राजा के द्वारा आम जन को प्रेरित करते हुए दिया जाएगा। सिक्कों का विकास होगा, यानी कि जो है मुद्रा सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब से पहले वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा सिस्टम यानी कि सिक्कों का विकास अभी नहीं हो पाया है। इस काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो है आजीवक संप्रदाय जैसे 62 जो है संप्रदायों का जो है दार्शनिक यानी कि विचारधाराओं का विकास हो जाएगा। महत्वपूर्ण इसमें कौन कौन से हैं? बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है, के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यानी कि बौद्ध और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें हमें 16 महाजनपदों का नाम मिलता है। हालांकि उनकी संख्या जो है अलग अलग दी गई है। जैसे जैन धर्म का एक किताब है, धार्मिक ग्रंथ है इनका, भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों का नाम दिया गया है। समझ रहे बच्चों? जिन बच्चों ने पिछला चैप्टर जो है फर्स्ट अध्याय अभी कंप्लीट नहीं किया, वो उसे कंप्लीट कर लेंगे, तभी बच्चों आपका ये अच्छे से समझ में आएगा। उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि ये जो है मुख्य महाजनपद है। वज्जी है, मगध है, कौशल है, कुरु है, पांचाल है, गांधार है, अवंती है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों का शासन है वो राजा द्वारा होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। किस नाम से? गण और जो है संघ के नाम से जो राज्य हैं उनमें बहुत सारे लोग मिलकर शासन करते थे। उन सभी व्यक्तियों को जो है राजा कहा जाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। बच्चों के कौन कौन से गण थे इसका आप कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करेंगे हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम भी इसका आंसर आपको देंगे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक यानी कि आरंभिक सेनाओं
और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। बच्चों, जो 16 महाजनपद हैं, यानी कि नौकर जो है, यानी कि महाजनपद में जो है नौकरशाही स्टार्ट हो जाएगी, स्थायी नौकरशाही है, उनको जो है सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा उनको, क्या है अनाज के रूप में मिलेगा या उनको जो है नगद मिलेगा। और दूसरा क्या है, जो सेना है वो भी स्थायी हो जाएगी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वेद पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र को तैयार कर लिए। बाकी राज्य भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां राज्य और नगर सर्वाधिक सघन रूप से बसे थे? इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों। ऐसा जो सघन क्षेत्र है वो हमारा है गंगा यमुना घाटी। वहां लगभग जो है 16 महाजनपद में से बच्चों 10 महाजनपद गंगा यमुना घाटी में है। काफी बार सवाल एनटीए यूजीसी नेट में ही आया हुआ है, काफी बार रिपीट हुआ है। टीजीटी, पीजीटी, बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी में ये सवाल आया हुआ है। तो गंगा और यमुना जो घाटी है इसमें हमारे 16 महाजनपद हैं। 2 महाजनपद हमारे कहाँ पे है बच्चों? पाकिस्तान का जो इलाका है और अफगानिस्तान में है, एक साउथ इंडिया में है, एक जयपुर में हो जाएगा आपका, और जो है और आपके जो हैं 2 हो जाएंगे आपके मध्य प्रदेश में। इस तरीके से आपके 16 हो जाएंगे। उनका हम अभी अच्छे से अध्ययन करेंगे बच्चों, घबराने की बात नहीं है। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के समूह के हाथ में होती है। समूह शासन किसे कहते हैं? बिल्कुल, समूह शासन किसे कहेंगे? ओलिगार्की किसे कहेंगे? जहां पर सत्ता किसके हाथ में है? एक पुरुषों का एक समूह है, उनके हाथ में है। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा वो इसी तरह का जो है शासन वहां पर होता था। बच्चों इसका हम जो है ये मैप आपको दिया गया है, इसका हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। थोड़ा मैं फॉन्ट छोटा करूंगा तो आपको साफ दिखेगा नहीं, इसलिए मैं जो है यहीं पर रखता हूं। जो लास्ट वाला आपको दिख नहीं रहा है असमक, ये जो है आपका जो साउथ इंडिया है, ये नदी है बच्चों आपकी गोदावरी। गोदावरी के साउथ में जो है असमक है आपका, ठीक है। ये साउथ इंडिया में अकेला महाजनपद है जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी बच्चों? पोर्टन या पोर्टली। ये साउथ इंडिया का अकेला एकमात्र है बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये जो है गंगा और यमुना की जो है घाटी है, इसमें बच्चों 10 है। 10 कैसे हैं बच्चों? देखो 5 की लाइन देखो बच्चों, मैं इस तरीके से ड्रा करता हूं। 5 तो इस लाइन पे है और 5 बच्चों इस लाइन पे है, समझ रहे मेरे बच्चों? अब जो है सॉरी थोड़ा सा गलती होगी, ये लाइन थोड़ा ऊपर जाएगी बच्चों, घबराना नहीं है आपको, हम जो है बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो पहला है इसमें अंग। अंग की जो कैपिटल है वो है आपकी चंपा। क्या राजधानी है अंग की? चंपा। और इसे जो है दूसरा नाम भी है बच्चों मालिनी। कई बार एग्जाम में आ जाता है, याद रखना है। तो एक हो गया, ये निचले वाली लाइन हम जो है कवर कर रहे हैं बच्चों। और दूसरा हो जाएगा आपका मगध। मगध यानी है राजगीर, राजगीर या राजगीर है, और बाद में हो गई थी पाटलिपुत्र जो आज का आधुनिक पटना है। बच्चों 2 हो गए, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और तीसरा हो जाएगा बच्चों काशी। राजधानी क्या है? वाराणसी, ठीक, तीसरा हो जाएगा। चौथा है आपका कौशाम्बी। ये जो प्रयागराज है उसके मिला हुआ जिला है साउथ में, ठीक है। तो वत्स है, वत्स, उसकी राजधानी कौशाम्बी है। ये 4 हो गए आपके, 1 2 3 4। और 5वां इस लाइन पर आपका हो जाएगा शूरसेन, यानी कि जो मथुरा है आपका, वृंदावन मथुरा, ये रीजन है देखो बच्चों आपका, सॉरी ये। तो 5 हो गए। अब ऊपर वाली लाइन पर देखते हैं कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है यानी कि दिल्ली, और जो है इसी के लगभग जो है 125-30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ आप चलेंगे तो गंगा किनारे एक शहर है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर भी इसकी जो है राजधानी है। एक ये हो गया।
पांचाल, पांचाल की बच्चों दो राजधानी है। अहिच्छित्र, अहिच्छित्र यानी कि बरेली, और एक दूसरी इसकी राजधानी थी साउथ में, गंगा पार करने, ये गंगा के नॉर्थ में है, गंगा पार करेंगे साउथ में, तो वो राजधानी है बच्चों फर्रुखाबाद, आपका डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। उसकी एक तहसील है कायमगंज, और कायमगंज से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, हम वहां पे गए थे कई बार, ठीक है, कामपिल, क्या नाम है, कामपिल, खंडर है बच्चों, अब भी आपके कभी जाओ तो आप देखना। तो एक राजधानी इसकी ये हो जाएगी, दो हो गए बच्चों। तीसरा हो जाएगा ऊपर वाली लाइन पे कौशल, उसकी राजधानी क्या है, श्रावस्ती या जो है सहेत महेर। चौथा हो जाएगा बच्चों मल, राजधानी क्या है, कुशीनारा या पावापुरी, ठीक है। और पांचवा हो जाएगा बच्चों वज्जी या व्रज्जी, और राजधानी क्या हो जाएगी इसकी, वैशाली। तो 5 ये देखो, अंग निचले वाली लाइन पर अंग, बद, काशी 3, वश 4 और सूरसेन 5। 5 ऊपर वाली पे है कुरु, पांचाल, कौशल, मल और वज्जी। 5 ये हो गया, 5 और 5 10। अब एक है आपका बच्चों चेदी, ठीक है, 11। चेदी की राजधानी क्या है बच्चों, सुक्ति या सुक्तिमती। और एक जो है आपका जो जयपुर अजमेर का जो क्षेत्र है, इसमें है मत्स्य, इसकी राजधानी है विराटनगर, खास तौर से जयपुर के आसपास का क्षेत्र है जो आज का जयपुर है। और ये मध्य प्रदेश में जो है उज्जैन महाकाल का मंदिर है यहाँ पे, अवंती, ठीक है। तो चेदी, अवंती, मत्स्य, ठीक है, ये कितने हो गए, 3 ये हो गए, और एक अस्मक 4 हो गया, तो 10 ये, 4 ये 14। और बच्चों 2 हमारे इधर है, गांधार जिसकी कैपिटल क्या है, तक्षशिला, ठीक है, शिक्षा का जो है केंद्र है और जो है राजधानी भी है। और कंबोज, कंबोज जो है आपका कहाँ है, अफगानिस्तान के नॉर्थ का इलाका है कंबोज, और कंबोज की राजधानी बच्चों क्या हो जाएगी, बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप, कंबोज की राजधानी क्या होगी, लाजपुर या हाटक। इस तरीके से 16 महाजनपद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का कोई एग्जाम ऐसा नहीं गया है जो यहां से सवाल पुटअप ना हुआ हो। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, 16 महाजनपदों में प्रथम जो है मगध है, इसे हम इसका अध्ययन करते हैं बच्चों, ठीक है। एक सवाल देखो यहाँ पे है, मगध की सत्ता के विकास के लिए आरंभिक और आधुनिक लेखों ने क्या क्या व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं, ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है। यानी कि मगध की जो सत्ता का जो विकास हुआ है, किस तरीके से मगध एक मतलब सुपर पावर बन गई, जो बाकी अदर महाजनपद है सबको ये फतेह कर लेता है। वो फतेह जो करता है उसका विकास कैसे हुआ है, तो जो हमारे आज के आधुनिक लेखक हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने व्याख्याएं क्या क्या दी हैं, ये सवाल पूछ रहा है। इसका जवाब बच्चों इसी पैराग्राफ में मिलेगा, देखते हैं क्या है इसका जवाब। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। यह एक मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। पहला रीजन क्या है बच्चों इसका, कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, जमीन बहुत फर्टाइल है, ठीक है, कई नदियों का यहाँ पर जो है अच्छी उपजाऊ जमीन मतलब जो है मिट्टी लाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, लोहे की जो है खदानें हैं, तो उससे क्या होगा, लोहे के उपकरण बनाने में आसानी हो जाएगी, जिससे उपकरण और हथियार बनाने में जो है आसानी हो जाएगी। लोहा बच्चों बहुत ही मजबूत जो है धातु है, तो जैसे ही लोहे के उपकरण बनने स्टार्ट होंगे तो के जो उपकरण है, तो उनसे जंगलों को साफ करना, पेड़ पौधों को काटना और जो है कृषि के लिए जमीन तैयार करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना का एक महत्वपूर्ण अंग था। और अगला पॉइंट क्या है, गंगा और उसकी उपनदियों से जो आवागमन है, इनके नौ परिवहन है, वो सस्ता और सुलभ हो जाएगा। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण क्या दिया है, कि जो वहाँ के जो शासक हैं, जो विभिन्न वंशों के अंतर्गत थे, वे जो है बहुत ही जो है महान थे और उनकी नीतियाँ जो है बहुत ही कुशल थी। उनमें जैसे बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्मनंद है जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। प्रारंभ में राजगृह या राजगाह आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृतिक नाम मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। क्या मीनिंग है राजगाह का, मतलब क्या है, राजाओं का घर।
पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण लोकेशन है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया गया कि इन दीवारों पर निर्माण क्यों किया गया था। राजगीर किले की एक दीवार जो है यहाँ पर दीवार दी गई है, ध्यान से देखेंगे। टीले पर जो है, जो हमारा आधुनिक महाजनपद था, जो मगध, जो आज का बिहार का इलाका है, तो ये जो है हमें जो है ये प्राचीन इसकी दीवार जो है किले की ये मिली है। इसे ध्यान से देखेंगे आप। एक आरंभिक साम्राज्य, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इधर जो है ये ग्राफ है, इसे देखते हैं। भाषाएं और लिपियां। ठीक है, भाषा क्या होती है, जो बोल रहा हूं ध्वनि। लिपि क्या होती है, जब मैं बोल रहा हूं तो इसको जो है एक चिन्ह के द्वारा जो है लिखा जाएगा। चिन्ह, आकृति यानी कि चिन्ह, तो वो जो चिन्ह है वो लिपि, स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है, जबकि पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेख जो है अरामाइक और यूनानी भाषा में है। किस किस भाषा में है, अरामाइक और यूनानी भाषा में है। जो पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम और उत्तर के जो इलाके हैं, जैसे आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान का इलाका है, सिंध का इलाका है, जो यूपी, जो आज का जो है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, या वेस्ट में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इस क्षेत्र में जितने भी जो है अशोक महान राजा के अभिलेख मिले हैं वो सब जो है अरामाइक या यूनानी भाषा में है। क्योंकि इस क्षेत्र में जो है यूनानी लोग जो है बहुत अधिक मात्रा में थे, रहते थे, हिंद यूनानी लोग, और उनकी यही भाषा थी। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए हैं। बच्चों सॉरी, अरामाइक यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया है। देख रहे बच्चों, सिंग सीड्स है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। आपको एक देखो सामने हो गया एक शेर, एक इसके जस्ट पीछे है, दो हो गए, एक दाएं और एक बाएं, तो 4 है इसके मुंह। और बच्चों सवाल ये आता है कि नीचे जो है किस किस चीज की आकृति है, देख रहे हो, ये यानी कि जो है 24 सर्किल का एक जो है एक व्रत बना हुआ है, जो है जो 24 आवर्स को दर्शाता है। ठीक है, और जो यहाँ जो है पशु है, किस किस पशु की मूर्ति है, इसका जो है सवाल आता है। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बच्चों बताएंगे, और आप जो है कमेंट बॉक्स में भी लिखकर आपको हमें आंसर देंगे। मगध एक आरंभिक साम्राज्य। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वोच्च शासक माना जा सकता है, कलिंग यानी कि जो आज का आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है। विशेषता मूर्तिकला। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है तो उसमें पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है हमारे पास में, जैसे मूर्तिकला है। ठीक है, और जो है हमें उस टाइम के जो है मौर्य काल के हमें विहार में बौद्धों के विहार मिलते हैं, स्तूप मिलते हैं, और बहुत सारे जो हैं जो है विदेशी इतिहासकार थे, मैगेसनीज, उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, राजदूत थे। तो काफ़ी सारे जो है हमें जो है स्रोत उपलब्ध है। इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। आज अंश भी उपलब्ध है। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्राय किया जाता था वह है अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। ठीक है, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। साम्राज्य का प्रशासन।
मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र है और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और स्वर्णगिरी है। समझ रहे बच्चों, जो मगध साम्राज्य है उसके 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हैं। एक तो उसकी कैपिटल होगी पाटलिपुत्र, बाकी जो 4 हैं उसमें तक्षशिला हो जाएगा। तक्षशिला राज कैपिटल भी है। किसकी कैपिटल रही थी बच्चों बताओ? ये जो है गांधार की। उज्जैनी है, उज्जैनी भी जो है जो महाजनपद था उसकी कैपिटल रह चुकी थी। किसकी रही थी बच्चों बताओ? उज्जैनी किसकी कैपिटल रही थी? तो अवंती की रही थी बच्चों। और जो है तोसली है, ठीक है, तोसली किसी कैपिटल थी आपकी? कोई बच्चा बताया कमेंट बॉक्स में? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो है स्वर्णगिरी यानी कि जो हमारा कर्नाटक है, तो वहां पे जो है सोने की खान है, वहां से हमें सोना प्राप्त होता था। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करेंगे तो हमें पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल बड़े क्षेत्र विविध और विभिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। क्या यह भी संभव है कि जो क्षेत्र शासकों के अधीन नहीं थे वहां भी उन्होंने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए होंगे? इसके बारे में बच्चों डिबेट का विषय है। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियां दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मैगनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वरोहियों, 5वीं का रथ रोहियों तथा 6ठी का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने धम्म का प्रचार भी किया। जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। धम्म के सिद्धांत किस तरीके हैं बच्चों? साधारण और सार्वभौमिक। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। सवाल बच्चों ये भी आता है कि जो धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात की नियुक्ति की गई थी, अशोक के जो है राजा बनने के किस वर्ष की गई थी? ये सवाल भी आता है बच्चों। इसका आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे, नहीं तो फिर अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। मैगनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते हैं, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उप नहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते हैं, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसाय का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ाई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। विभिन्न व्यावसायिक समूहों के निरीक्षण के लिए इन अधिकारियों को क्यों नियुक्त किया जाता था? सवाल है, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था?
19वीं जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों ने प्राचीन भारत में ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्य काल सभी पुरातन एवं अद्भुत कला के प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। साथ ही वे बाद के राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। साथ ही इसलिए इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना है। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया सम्राट के अधिकारी क्या क्या करते थे, इसे तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अब जो है ऊपर ये मैप है, यानी कि जो अशोक के जो अभिलेख हैं ये कहाँ कहाँ हैं और किस प्रकार के अभिलेख हैं, इसका हम अध्ययन इस मैप के आधार पर करेंगे बच्चों। देखते हैं, देखो जो अशोक के जो अभिलेख हैं बच्चों वे 5 प्रकार के हैं। एक तो है वृत्त शिलालेख, यानी कि जो शिलाओं पर पहाड़ियों पर जो है जो बड़ी हैं उन पर जो है बड़ा आलेख लिखा गया है। दूसरा हो गया लघु शिलालेख, यानी कि शिला पे पहाड़ी पर लिखा गया है लेकिन लघु छोटा है। एक हो गया वृत्त स्तंभ अभिलेख, यानी कि एक जो है स्तंभ पर यानी बहुत बड़ा खंबा है, गोल है, इस पर पॉलिश की गई है बहुत अच्छे से, उसके बाद जो है टंकन या चित्रांकन द्वारा जो है वो लिखा गया है। एक हो गए छोटे स्तंभ अभिलेख, यानी कि वे गोलाई में जो है कम चौड़े हैं, गोलाई कम है उनकी, और लंबाई में भी जो है वे कम है, वजन में काफी छोटे कम है वो। और 5वां हो जाएगा आपका पृथक अभिलेख। तो इस तरीके 5 तरह के जो है अभिलेख हैं। अब यहाँ पर जो महाशिलालेख यानी कि जो वृत्त शिलालेख है वो जो है रेड त्रिभुज में है। तो ये कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे है सन्नति, ये कर्नाटक में है। सोपारा है, ये महाराष्ट्र में तुम्हारा जो है अरब सागर के किनारे पे है। एक गिरनार है, ये तुम्हारा गुजरात में। सीसुपालगढ़ और जोगढ़, ये 2 आपके जो हैं महाशिलालेख यहाँ से मिले हैं, जो हमारे जो आज का आधुनिक बिहार आधुनिक उड़ीसा है। ठीक है, तो यहाँ हम मिले हैं, जो कलिंग भी बोलते हैं इसे। और जो है जो वृत्त शिलालेख है वो कालसी, यानी कि जो आज का देहरादून है उत्तराखंड में, वहाँ से हमें मिला है बच्चों। और जो है मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, ठीक है, जो आज का आधुनिक पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ से, और तक्षशिला यहाँ से मिले हैं। और कंदहार बच्चों, गांधार नहीं है, ठीक है, ये है कंदहार, ध्यान से देखना। गांधार जो है 16 महाजनपदों में एक जो है महाजनपद था जिसकी कैपिटल जो है तक्षशिला थी, लेकिन ये जो है कंदहार है। जो लघु शिलालेख हैं वो जो है आपके स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है, बैंगनी कलर के हैं। देखो, उदय गोलाम, राजुलमंडगिरी, नित्तूर, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर, पालकी गुंडू और गावी मठ, सन्नति, लगभग जो है ये 10-11 स्थल तो आपके जो है कर्नाटक इधर से देखो प्राप्त हुए हैं बच्चों आपको ये पूरा। और जो है ये जैसे बैराट है आपका, बैराट, ठीक है, भाबरू है जो आपका जयपुर और आपका अजमेर का जो इलाका है राजस्थान में, ठीक है, वहाँ पे हैं।
बहपुर है बच्चों, देखो ठीक। अब है स्तंभ अभिलेख, जो हमें जो सर्किल है गोला है ब्लू, उसके रूप में हमें इंडिकेट दिया गया है। जैसे सांची, सांची आपका जो है बच्चों कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है ये। और जो है जैसे गुज्जर एक स्थान है यूपी में है ये, बुंदेलखंड के इलाके में। कौशाम्बी बच्चों आपका हो गया, सारनाथ हो गया, एहोरा हो गया, रोरा। और सहसा राम है, पाटलिपुत्र हो गया बच्चों, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, रुमनदेई और निगाली सागर। ये 5 है जो आधुनिक तराई का इलाका है इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर, वहाँ पे है ये। और मेरठ में है, और एक है टोपरा में। टोपरा तुम्हारा जो है ये सहारनपुर से मिला हुआ है वहाँ से। तो ये दोनों जो है तुम्हारा इसमें सल्तनत काल में जो है एक बादशाह जो है इन उखाड़ कर जो है दिल्ली में लगवा देता है इन दोनों को, ठीक है। उस बादशाह का नाम कौन था बच्चों, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि जो टोपरा का और मेरठ का जो है स्तंभ अभिलेख है वो जो है दिल्ली में गड़वा दिया था। तो सल्तनत काल का ऐसा कौन सा बादशाह था, ठीक है। वो बच्चों हम आपको बताते हैं फिरोज शाह तुगलक थे। इस तरीके से बच्चों आज हम का अपना यही जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास बच्चों हम जो है जो नया टॉपिक है आपका राजधर्म के नवीन सिद्धांत, यहाँ से हम आपको पढ़ाएंगे। बच्चों जिन बच्चों ने पहला अध्याय नहीं पढ़ा है वो पहला उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। इसे आप रोक कर पहला उसे पढ़ लेंगे आप, तो आपके जो है कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएंगी। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। और बच्चों जो आपकी क्लास के साथी हैं उन्हें जो है आप जो है शेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे कि ऐसे ऐसे यूट्यूब पे बहुत अच्छी क्लास है। हमारे जो टीजीटी पीजीटी और नेट जेआरएफ के जो बच्चे हैं वो भी इस क्लास को दे सकते हैं, और कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं वो भी हमारा यह चैनल पर आकर क्लास देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।